आज आपको जो ये त्रिकोणमिति हम समझा रहे हैं, तो आप यह मान के चलिए कि आपको अभी तक इस तरह से किसी ने नहीं सिखाया होगा। 100% आपकी समझ में आएगा। बहुत आसान भाषा में सिखाएंगे और 10वीं तक का त्रिकोणमिति के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी तुम्हारे प्रयोग में आते हैं, वो सभी समझा लिए जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। इवन CBSE की किताबों में या ओपन स्कूल की किताबों में भी इतनी ढंग से नहीं समझाया होगा। हम यहाँ पे आपको इस ढंग से समझा देंगे। और किसी बड़े स्कूल से भी, चाहे कितना ही बड़ा स्कूल क्यों ना हो, कितनी ही फीस क्यों ना लेता हो, अगर हमसे बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री समझा रखी हो तो एक बार हमें भी दर्शन करा देना उसके, कि इस किताब में बहुत बढ़िया समझाया हुआ है। तो यहाँ पे तो हम छोटे मोटे टीचर से किसी से कह नहीं रहे, सीधा CBSE से और ओपन स्कूल से चैलेंज कर रहे हैं। अब देखिए, और कहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं, क्यों चैलेंज कर रहे हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन अगर आपने ये एक बारी ये जो वीडियो देख लिया तो यकीन कीजिए आप इसे कभी नहीं भूलोगे और आपको 100% समझ में आ जाएगा, चाहे आपने रेखागणित बहुत कम पढ़ी हो तब भी। तो यहाँ पर है आपके पास त्रिकोणमिति और ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। और ये जो शब्द बना है ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड है। ट्राई का मतलब 3, जैसे ट्राई एंगल तो ट्रिंगल को बोलते हैं त्रिभुज, तो वो ट्राई से बनता है। ट्राई का मतलब 3। गोन का मतलब यहाँ पे क्या है, भुजा, 3 भुजा वाला। और मैट्री का मतलब होता है नापना। तो 3 भुजाओं को नापना, एक्चुअल में 3 भुजाओं को नापना हो तो त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज को नापना तो हमें आता है कि त्रिभुज में कि को हम 2 तरह से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एक तो हीरोन के सूत्र से और एक 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम आपको वो समझाएंगे। फिर कई लोग ये पूछते हैं कि भाई ये काम क्या है, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये जीवन में क्या काम आते हैं, ये तो कुछ काम नहीं आते। तो उनको भी हम समझाएंगे कि ये क्या काम आते हैं। अब देखिए, अब हम आपको समझाते हैं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया यहाँ पर, और एक बात ध्यान रखिए कि ये जो त्रिभुज है ट्रिग्नोमेट्री, ये पाइथागोरस प्रमेय पर काम करती है। और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ काम करती है, जहां पर एक कोण समकोण हो, यानी यह एक समकोण त्रिभुज हो। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और ये 2 भुजाएं, ये कोण एक कोण A है, एक कोण C है। तो ये जो कोण B है ये हमारा समकोण है। ठीक है जी, कोण B क्या है, समकोण। और ये C है और A है। तो इसमें सबसे पहला नियम क्या आता है कि पहला नियम यही होता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। एक, अगर कोई और त्रिभुज है, अधिक कोण है, न्यून कोण वाला त्रिभुज है, तो उसमें ये लागू नहीं होगी। तो पहला नियम तो इसका ये है। दूसरा नियम आपको हम बताते हैं, और दूसरा नियम इसका क्या है, अब वो समझ लीजिए कि दूसरा नियम है, जिस कोण को हम थीटा मानते हैं वह आधार होता है।
जिस कोण को हम थीटा, कोण थीटा या कोण ए, कोण बी, कोण सी मानते हैं और उसे हल करते हैं, उस कोण के दोनों ओर की भुजाएं कर्ण तथा आधार होती है, कर्ण तथा आधार होती है। अब हम इसमें त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा थीटा शब्द का थीटा, ये क्यू की तरह होता है इस प्रकार से, और ये क्यू नहीं है बल्कि थीटा है। ये क्या है? थीटा। और ये ग्रीक यानी यूनानी शब्द है, ग्रीक यानी यूनानी शब्द होता है ये, यूनानी। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक्स की तरह, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ हमने एक्स मान ली, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। इसी प्रकार से थीटा का मान कुछ भी डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको जैसे एक्स मान लेते हैं, उसी प्रकार से थीटा होता है। अगर हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं, सपोज ये कोण क्या है? थीटा है। आपका ये कोण क्या है? थीटा है। तो इससे जो दो भुजाएं जुड़ी हुई हैं, एक भुजा इसमें आधार हो जाएगी और एक भुजा इसमें कर्ण हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, और ये भुजा क्या होगी? आधार। और जो तीसरी भुजा है, इसको हम कहते हैं लंब। ये लंब हो गया। अब देखिए आधार क्यों? क्योंकि आधार क्या होता है? बेस। कोई भी स्ट्रक्चर बनाते, कोई मकान बना होता है तो उसका एक आधार होता है, तो ये आधार हो गया जिस पर ये बना हुआ है। और ये इसका लंब, इसके ऊपर एक लंब डाल दिया, क्योंकि 90 डिग्री का कोण तो वैसे ही बन रहा है इसमें, तो ये एक 90 डिग्री का कोण बना, तो ये लंब है। और ये सबसे बड़ा जो भुजा होती है, जो कि 90 डिग्री के सामने होती है, ये कर्ण कहलाती है। और यह सबसे बड़ी भुजा होती है। इन तीनों में से कोई भी त्रिभुज हो, उसमें आप देख लीजिएगा कि जो कर्ण होता है वह सबसे बड़ी भुजा होती है, और उसकी पहचान यह होती है कि वह 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने होती है, बिल्कुल सामने, उसके सम्मुख कोण यानी कि उनके बिल्कुल सामने होती है। तो उसे कहते हैं हम कि ये कर्ण है। तो कर्ण को पहचानना तो आपको सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब आता है आपका कि कर्ण को कैसे पहचानेंगे। अब आपका यह तीसरा नियम, 90 डिग्री के कोण, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा, के सामने की भुजा कर्ण, या इसे विकर्ण भी कह देते हैं, विकर्ण होती है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई कर्ण कौन सी भुजा है। तो
तो देखेंगे कि भाई 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो इसके सामने की भुजा जो है वो कर्ण है। और इसकी दूसरी पहचान ये होती है कि यह तीनों भुजाओं में सबसे ज़्यादा लंबी होती है। चाहे कोई भी कैसा भी आप कितना ही बड़ा छोटा त्रिभुज बना लीजिए। अब आता है बात, चौथा पॉइंट इसमें, वो सबसे मेन बात है कि आधार कौन है और लंब कौन है। तो इसको हम पहले ही समझा चुके हैं यहाँ पर कि दोनों ओर की भुजाएं जो होती है, जिसको हम थीटा मान रहे हैं, जिससे हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, उस कोण के दोनों ओर की भुजाएं कर्ण तथा आधार होती है। यानी जो जहां पर वो टच है, ये यहां पर टच है और इससे दो भुजाएं टच है। एक भुजा ये टच है इस कोण से और एक ये भुजा टच है इस कोण से। तो ये जो दो भुजाएं हैं, एक आधार है और एक कर्ण है। अब मान लो कि हम ऊपर वाली भुजा को थीटा मान लें, सी वाले को, सॉरी इस कोण को हम थीटा मान लें। अब मान लो हम कि इस कोण को थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसी को लिखते हैं और दूसरा चित्र बनाते हैं और इसी में इसको हम थीटा मान लेते हैं। और हम ये क्यों मानते हैं वो भी आपको समझाएंगे। भाई थीटा मानते हैं वो भी ठीक है, लेकिन क्यों मानते हैं आपको वो भी समझा देंगे। यहाँ पर क्या है, फिर वही ये ए कोण है, ये बी कोण है, ये सी है। अब हमने इसको थीटा मान लिया, ये क्या है, थीटा है। यानी थीटा कौन सा कोण होता है, जिसको हमें ज्ञात करना है, यानी जिसके आधार पे हमने सवाल को करना है। तो सवाल हम दोनों से कर सकते हैं, या तो इस वाले कोण से जो ए पे बना हुआ है, या इस कोण से जो सी पे बना हुआ है। इसको किसी को भी हम थीटा मान सकते हैं, या तो हम कोण ए को मान सकते हैं या कोण सी को मान सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर इसको थीटा मानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि अब आधार ये भुजा बनेगी। ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार, और यह भुजा हो जाएगी लंब। क्यों होगी कि हमने यहाँ पे एक नियम बताया आपको, और नियम ये है कि जिसको हम थीटा या कोण ए या कोण बी मानते हैं, जहाँ जिसको मान करके हम सवाल कर रहे हैं और हल करते हैं सवाल को, उस कोण के दोनों ओर की भुजाएं कर्ण तथा आधार होती है। तो एक भुजा तो कर्ण हो गई और दूसरी भुजा आधार हो गई। तो यहाँ पर ये, यहाँ पे थीटा माना है तो एक भुजा ये कर्ण हो गई और एक भुजा ये आधार हो गई। तो दो भुजाएं हो गई इसमें, एक कर्ण हो गई और एक आधार हो गई। अब देखिए, पहले यहाँ पर ये आधार था, ऊपर वाला लंब था। अब की बार उल्टा हो गया, नीचे लंब हो गया, इधर आधार हो गया। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने पहले इस कोण से सवाल हल किया था, इसको थीटा माना था कोण ए को। अब हमने कोण सी को थीटा मान लिया है, इसलिए यानी इससे सवाल को हल करना है, इसलिए हम इसको कोण सी को थीटा मानते हैं। और अब ये हमारा तीसरा कोण है, इसको हम थीटा नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो 90 डिग्री का है, तो इसको तो हम थीटा मान नहीं सकते, ये तो फिक्स निकला हुआ है। तो हम इन दो को ही ज्ञात कर सकते हैं, और इन दोनों को जब ज्ञात करेंगे तो आधार बदल जाएगा। यानी पहले वाले में आधार ये नीचे था, अब आधार यहाँ हो गया। लेकिन आप क्लियर समझ लीजिए दूसरे नियम के अनुसार कि जिस भी कोण को हम थीटा या आधार जिससे हम नापना शुरू करेंगे उसे थीटा मानेंगे, उसी कोण के जो दोनों ओर उससे जुड़ी हुई भुजाएं हैं उनमें से एक कर्ण होगी और दूसरी भुजा आधार होगी। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि कर्ण कौन सी भुजा है, आधार कौन सी है और लंब कौन सी है। इतना तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कभी थीटा इसको मान रहे, कभी इसको मान रहे, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सवाल निकालना होता है हमें, अगर हम एक चीज को ही लंब फिक्स कर दे कि भाई ये ऊपर सीधे वाला लंब है, इधर वाला आधार है,
तो इसमें इसका जब हम मान निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी साइन थीटा निकालेंगे तो वो होता है लंब बटे कर्ण। तो अब इसमें लंब बटे कर्ण ये है, अगर दूसरे वाले में निकालेंगे तो वहां लंब बटे कर्ण यहाँ निकाल लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें लंब तो नीचे वाला है, नीचे वाले के हिसाब से निकलेगा सवाल, लंब बटे कर्ण यहाँ है। तो इसलिए अलग अलग रखना पड़ता है, क्योंकि हमने थीटा अलग माना है, इस वजह से हमें अलग मानना पड़ेगा, नहीं तो वो सवाल गलत हो जाएगा। आगे आपको दिखाएंगे जब हम इसको लिखेंगे, आपको हल करेंगे। तो सबसे पहले आपका इसमें 3 आपके मेन मात्रक होते हैं। सबसे पहले आता है साइन थीटा, सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अभी आ गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब साइन का उल्टा होता है ठीक कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा, लंब बटे कर्ण की जगह कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से आता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा और आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी के बाद हमारे पास आता है नीचे, और ये पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें इस त्रिकोणमिति की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको आप एक बार फिर समझ लीजिए कि हमारे को एक कोण का पता होना चाहिए और एक भुजा प्राप्त हो, कोई भी, चाहे आधार पता हो, लंब पता हो या कर्ण पता हो, तो हम तीनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति के द्वारा। बाकी हमारे पास ऐसा और कोई नियम नहीं है जिससे कि केवल एक कोण पता होने से हम, एक कोण और एक भुजा पता होने से हम उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात कर सकें। इसलिए हमें त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है। यही लोग पूछते हैं कि भाई आखिर त्रिकोणमिति क्यों पढ़नी चाहिए, क्या फायदा है इसका, जीवन में क्या पता लगता है। तो हमें ये पता चलता है कि अगर मान लो हमारा जहाज जमीन से इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसका लंब इतना हो गया, और हमें जो दूर कोण दिखाई दे रहा है वहां पर इतने डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ से वहां की तिरछी ऊंचाई कितनी है, या सीधी लंबाई हमारी दूरी कितनी है। हम उसको ज्ञात कर सकते हैं कि वहां तक हमें कितनी देर में हम पहुंचेंगे। तो अगर कोई लड़ाकू जहाज उड़ा रहा है, हमें फटाक से पता करना है कि वहां पर वो जो चीज दिखाई दे रही है वहां तक यहाँ से कितनी दूर है। तो वहां से ठीक हम इसका कोण नाप लेते हैं कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, और ये उन्नयन कोण, अवनमन कोण तो अपर को, ये उन्नयन कोण, तो ये नीचे का कोण बन रहा है, और ये कितनी दूरी पर यहाँ से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, अगर हमें ये पता लग जाए तो हम इसकी, हमारे जहाँ पर जहाज उड़ रहा है उससे यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और तिरछी ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से बम फेंक के मारना है तो हम वहाँ पे कितनी देर में वो बम पहुँचेगा। तो ये चीज़ें तीनों पता, ये चलते चलते कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसीलिए थोड़ा जो एरोप्लेन के पायलट होते हैं उनको, और लड़ाई के पायलट, उनको ये सब चीज़ें फटाफट कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें वो टारगेट हिट करना होता है। और भी ये चीज़ें जीवन में पता चलती हैं, जैसे कि ये पहाड़ कितना ऊंचा है। अब मान लो पहाड़ को नापना, मतलब वो पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ आसानी से उसको नाप नहीं सकते हम पहाड़ को, और पहाड़ के ऊपर से हम वहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके चले गए, अब बोल रहे भाई यहाँ पे इसको जो है नापो, ठीक है, तो हम नहीं नाप पा रहे मान लो, तो हम ये चीज़ देख लेते हैं कि भाई यहाँ से उधर कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, ये नाप लेते हैं। और एक चीज़ पता होनी चाहिए कोई भी हमें कि यहाँ से तिरछी ऊंचाई कितनी है, या पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, या यहाँ से सीधी लंबाई कितनी दूरी पर है। ये अगर हमें दूरी पता लग जाए तो हम यहाँ से ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं ये हम तुम्हें बताएंगे।
यानी अब तक के जो दो हमारे पास फॉर्मूले थे वो ये वाले फॉर्मूले थे, जिनके आधार पे हम ये काम नहीं कर सकते। 1/2 गुणा गए लंब गुणा गए आधार, और एक हमारा S = 1 APC/2, ये अर्ध परिमाप हो गया, क्योंकि ABC तीनों भुजाओं का आधा, तो ये परिमाप हो जाता है A + B + C, लेकिन उसको बटे में 2 कर दिया तो इसे अर्ध परिमाप कहते हैं, दैट इज S। तो ये हीरोन का फॉर्मूला है, इसे अर्ध परिमाप कहते हैं। और इसका जब एरिया निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है S × S - A × S - B × S - C। इस प्रकार से ये हीरोन का फॉर्मूला होता है, लेकिन इन फॉर्मूलों की सहायता से हम नहीं कर सकते हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं त्रिकोणमिति में। अब त्रिकोणमिति में और क्या कर सकते हैं, अब देखिए CBSE वाले कैसे समझा रहे हैं। वो यहाँ पे समझाते हैं कि ये A है और ये आप इसको साइन A मान लीजिए, और वो साइन A के बाद या साइन B मान लीजिए, और इसको लिखते हैं वो सम्मुख भुजा, और इसको लिखते हैं वो संलग्न भुजा, और इसको सम्मुख भुजा। अब बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम्मुख भुजा कभी संलग्न भुजा, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये फ़र्क क्या है इनमें। और आमतौर पे हम क्या करते हैं, इसमें थीटा का यूज करते हैं। अब यहाँ पे तो ये कहते हैं जी आपका ये कोण A है। अब अगर हम मानते हैं आमतौर पर थीटा, अब वो कहते हैं ये कोण A है, ये कोण B है, तो भैया जब ये कोण A है, ये कोण B है, और भुजा के नाम हमारे ABC के हिसाब से लिखे हुए हैं, और वो दे दिए उन्होंने कोण A और कोण B। अगर हम थीटा लिखेंगे तो बच्चे कहते हैं इस त्रिभुज में थीटा तो कुछ है ही नहीं, तो थीटा का आया कहाँ से, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत लिखा हुआ है, लिखा हुआ सही है, लेकिन उनका समझाने का तरीका गलत है, जो कि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और कौन कौन से इसके मुख्य फॉर्मूले हैं वो आपको बताते हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो आता है पाइथागोरस की प्रमेय। हम समझाए रहे आपको कि ये सवाल ही सारे पाइथागोरस के हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2 बराबर कर्ण की घात 2, ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये बन गया आपका पाइथागोरस प्रमेय, लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2 बराबर कर्ण की घात 2। तो ये बन गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद में तीन फॉर्मूले और भी हैं जो कि 10वीं तक आपके पेपर में आते हैं, और उसका है पहला है एक छोटे फॉर्मूले, आप इसे कह सकते हैं 5वां, और वो 5वां फॉर्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद छठा फॉर्मूला आपका है सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा है, यानी इसका तीसरा भाग 7वां होगा। 7वां क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप समझ लीजिए स्क्वायर का मतलब आप समझते हैं 2 बार गुणा होगा, यानी साइन थीटा को फिर साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन थीटा की पावर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू 1। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हो गए। एक हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक और फॉर्मूला आता है, एक और फॉर्मूला 8वां नंबर जो है, अब वो देखिए 8वें नंबर पर है कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो
तो उसे पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। तो कैसे? मान लो दो कोण हैं, एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा डिग्री कौन सा होगा? 60। ये 60 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो दो कोणों का योग 90 डिग्री। अगर एक 45 है तो दूसरा ही 45 होगा, क्योंकि 45 45 90 हो गए। अगर एक 20 डिग्री है तो दूसरा 70 डिग्री होगा, क्योंकि 20 और 70 90 डिग्री है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, कहाँ इसका यूज करेंगे, अब वो देखिए। सबसे पहले आता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यानी 90 में से अगर हम कोई चीज़ घटा दें, माने 40 घटा दें तो 50 बच जाएगा। इसका मतलब ये कॉस 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए कि साइन अगर 90 डिग्री में से हमने 40 डिग्री घटा दिए तो कितने बचेंगे? तो बचेंगे कॉस के 40 डिग्री। तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब कितने डिग्री को आपने घटाया, तो वो 90 में से आपने कितने घटाए तो वो कितने बचेंगे, वो आ गए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यानी कि अगर हम साइन 90 में से, साइन 90 डिग्री में से आप 40 डिग्री घटा देते हैं तो इसका मतलब कितना है? ये साइन 50 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 50 डिग्री, क्योंकि 90 में से 40 गए, कितने बचेंगे? 50। तो साइन 50 डिग्री किसके बराबर होगा? कॉस 40 डिग्री के बराबर। यानी जो यहाँ पर है 90 माइनस थीटा है बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी प्रकार से तो यहाँ पर कितना हो गया? यानी साइन 50 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 40 डिग्री। तो साइन के 50 डिग्री कॉस के 40 डिग्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे 50 और 40 को तो कितना हो जाएगा? 90। बस। अगर साइन के मान लो, सपोज माना साइन के आपके हैं 70 डिग्री, तो कितने हो जाएंगे कॉस के? 20 डिग्री। ठीक है ना? तो साइन 90 माइनस 20 कहेंगे इसको। 90 माइनस 20 तो बराबर कॉस 20। तो साइन 70 का मान कॉस 20 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अब इसी को हम जब पूरे फॉर्मूले बनाते हैं तो आपको दूसरे पेज में दिखाते हैं फॉर्मूले बना करके। इसी 8वें फॉर्मूले को हम अब यहाँ पे पूरे लिखते हैं, पूरा संपूर्ण रूप से लिखते हैं। यही 8वां फॉर्मूला है, 8 का पहला। 8 के ही पार्ट हैं ये। तो सबसे पहला पार्ट हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर आएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये कॉस का साइन बन गया तो साइन का कॉस बन जाएगा, साइन थीटा। इसी प्रकार से आपका tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और इसी प्रकार से इसके नीचे उल्टे भी, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। कॉसेक माइनस 90 माइनस थीटा बराबर
सेक थीटा। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये उल्टे हैं, साइन की जगह साइन का उल्टा कर दो, कॉस की जगह कॉस का उल्टा कर दीजिए। इसी प्रकार से कॉस की जगह सेक, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, तो उस साइन का उल्टा क्या हो गया कॉसेक। ठीक अपोजिट चल रही है। अब इसी प्रकार से कॉट, अब कॉट का फॉर्मूला देख लीजिए कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो इनको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आइडिया है कि साइन का उल्टा कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, बस यही चलता रहेगा। सेक, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक और कॉट का tan। तो ये हमारा 8वां फॉर्मूला हो गया। अब देखिए 9वें फॉर्मूले को। 9वां फॉर्मूला ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आता है, और वो होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हो गया 9वां। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और इसी को अब आगे देखेंगे 10वें फॉर्मूले में। देखिए 10वां हो जाएगा उल्टे वाला फॉर्मूला, यानी अपोजिट वाला फॉर्मूला। कैसे कि आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, हमने आपको बताया था साइन थीटा का उल्टा होता है हमारे पास, इस चार्ट में हमने तुम्हें बताया था, ये जो हमने बनाया पहले, इससे पहले बनाया था, ये साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, tan का उल्टा क्या होता है कॉट। बस यही चीज लिखने, एक बटे के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। कैसे, अब देखिए साइन थीटा बराबर, तो साइन का उल्टा क्या होता है हमारे पास 1 बटे कॉसेक, यानी साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो 1 बटे कॉसेक, कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या था 1 सेक थीटा, तो 1 बटे सेक थीटा। इसी प्रकार से tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो ये जस्ट अपोजिट है, साइन का उल्टा 1 बटे कॉस, कॉस का उल्टा 1 बटे साइन, tan का उल्टा 1 बटे कॉट। तो जब एक चीज पता हो तो दूसरा उसको उल्टा कर दो तो उसका मान निकल जाएगा। अब ये 12वां एक चार्ट बनता है हमारा, और इसमें हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान का एक चार्ट बनता है, और इसे देख करके हम लिखते हैं कि भाई अगर इतने डिग्री साइन है तो इसका मान इतना होगा, इतने डिग्री कॉस है तो इसका मान ऐसे निकालेंगे। यानी कि अगर कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है तो कॉस की लाइन में जाएंगे और इधर 30 डिग्री के मान में, तो ये आ गया √3/2। इसी प्रकार से कॉस 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये आ गया यहाँ 45 डिग्री में, और ये आ गया कॉस की लाइन में। तो आप देखेंगे कॉस की लाइन में कितना आ गया ये 1/√2। इसी प्रकार से कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1। अब ये जो चार्ट है ये कैसे बना, इसको बनाने का बहुत आसान सा तरीका है। इसको कैसे करके बनाया जाता है, अगर आप एग्जामिनेशन रूम में अगर इसे भूल गए मान लो तो ये बन सकता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आपने साइन की एक लाइन निकाल ली तो आप बाकी सारी लाइनें अपने आप निकाल लेंगे कॉट थीटा का। वो कैसे, देखिए सबसे पहले साइन थीटा का मान या तो आप याद कर दीजिए, या एक लाइन आप याद कर दिए, या इसको निकालना सीख लीजिए। इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे करके बनाया जाएगा वो हम अभी आपको करके दिखा देंगे। तो ये साइन, अब जो साइन की लाइन है सीधी ये 90 डिग्री तक है। अब ये 10वीं क्लास में 90 डिग्री तक ही पढ़ाया जाता है। आगे जब आपकी 12वीं क्लास तक जाओगे आप, तो 12वीं में आपके जो है 360 डिग्री तक हमने पूरा चार्ट बना रखा है, यानी 90, 9, 18, 29, 9, 36,
यानी 9 × 18 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये पूरा बना हुआ है। उसके अंदर हम सबका मान निकाल लेते हैं कि भाई कॉस 180 डिग्री का मान कितना है, या कॉस 270 डिग्री का मान कितना है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे हम निकाल लेते हैं 360 डिग्री तक। लेकिन अभी 10वीं क्लास है, तो यहाँ पे हम ये आपके 90 डिग्री तक ही मान निकालेंगे। तुम्हारे पेपरों में इतना ही आएगा। तो अब यहाँ पे आपने एक लाइन मान लो याद कर लिया आपने, सपोज करो। अब इसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर 1 है तो इसको स्टार्टिंग में लिख दीजिए, 1 को आ गया। उसके बाद ये √3/2 है तो ये आ गया √3। फिर 1/2 के नीचे 1/2 आ गया। फिर 1/2 के इधर 1/2 आ गया। फिर लास्ट में इधर 0 डिग्री में है, वो इधर लास्ट में 0 डिग्री 0 आ जाएगा, यानी 0 डिग्री वाला 90 डिग्री में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब ये 10 डिग्री का मान 10 कैसे निकलता है, लंब बटे आधार। ये हमारा फॉर्मूला जो है उसको लगा दीजिए कि लंब बटे कॉस, तो इसको बटे कर दीजिए, इसको इससे भाग कर दीजिए, तो ये लाइन निकल आएगी। इसी प्रकार से इसको ठीक उल्टा कर देंगे 1 बटे में, तो वो आपका कॉट थीटा वाला आ जाएगा। लंब जितना है साइन थीटा का मान है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये कौशक की लाइन आ जाएगी। कौशक में कितना यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या आ गया अपरिभाषित। यहाँ पे कितना आ गया 1/2, इसका कितना हो गया 2। यहाँ पर क्या आ गया 1/√2, तो ये √2/1 हो जाएगा। अब बटे में 1 है इसके, पर बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर अंक के आगे बटे 1 होता है। इसके बाद आता है ये आपका 60 डिग्री में √3/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो गया। उसके बाद 1 आ गया, इसका मान 90 डिग्री का मान, तो ये 1 का तो 1 ही रहेगा क्योंकि 1/1 का मान 1 ही रहेगा। ये उल्टा कर दोगे तब भी वो 1/1 है, और 1/1 को चाहे उल्टा रखो चाहे सीधा 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे एक शब्द आता है अपरिभाषित। अब ये अपरिभाषित शब्द आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये क्या होता है अब आपको इसके बारे में समझाते हैं। अभी तक इसके बारे में मैथमेटिशियन डिफाइन नहीं कर पाए कि ये है क्या, अभी तक इसको परिभाषित नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसे अपरिभाषित कहते हैं। अब ये है क्या, जब आप देखोगे आपका पास 0 है तो 0 को क्या बोलेंगे हम, 0 को क्या बोलते हैं हम, 0 को बोलेंगे हम 0/1। 0 को क्या बोलेंगे 0/1। तो 0/1 का मतलब क्या होता है, यानी 1 आपका नंबर, आपका परीक्षा हुई और उसमें से आपको 0 नंबर मिले, तो ये हो गया 0/1। तो ये है, ठीक है कि आपका कितना नंबर आ गया 0, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 0 नंबर का पेपर हो और आप उसमें से 1 नंबर ले आए, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए इसको कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, अब ये क्यों कहते हैं अपरिभाषित, यही मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। यानी अपरिभाषा, अभी तक मैथमेटिशियन इसका डिफाइन नहीं कर पाए, इसकी परिभाषा नहीं दे पाए कि भाई ये कैसे होगा, इसलिए इसे अपरिभाषित कहते हैं। इसको हम 0 भी नहीं कह सकते क्योंकि 0 तो 0/1 होता है, 1/0 0 नहीं होता, तो वो अपरिभाषित होता है। इसको कहते हैं अपरिभाषित, अनडिफाइंड, इसको भी डिफाइन नहीं कर पाए। तो जहां पर भी 0 होगा उसका उल्टा अपरिभाषित होगा। अब देखिए स्टार्ट को आप देखोगे तो जहां पे 0 होगा उसका ठीक उल्टा अपरिभाषित आ जाएगा। यहां पर देखिए आप साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0। अब साइन का उल्टा क्या होता है कौशक, तो कौशक का मान देखोगे तो अपरिभाषित आ गया। इसी प्रकार से tan 0 का मान कितना है 0, तो cot 0 का मान क्या हो जाएगा, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो उसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए नीचे ये आ गया अपरिभाषित। सिंपल सी बात है, अगर 0 है तो उसका उल्टा अपरिभाषित होगा, ये आप समझ लीजिए, आसान सा तरीका है। यहां पर आप देख लीजिए अपरिभाषित आ गया, ये आ गया परिभाषित। क्यों, क्योंकि ये आपका जो है 1/0 था और 0 में से 1 नंबर आ नहीं सकता, तो साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है tan थीटा, तो ये 1/0 हो गया, तो 1/0 क्या हो गया अपरिभाषित। इसी प्रकार से
यहाँ पर ये अपरिभाषित है। क्या अपरिभाषित है ये देखेंगे आप, सेक की थीटा, सेक मानी कॉस, तो ये कॉस का मान कितना है, तो वो देखिए ये रहा कॉस का मान 0। अब 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, सीधे अपरिभाषित, जहां भी 0 होगा उसका उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो जहां पे कॉस का मान 0 है वो है 90 डिग्री, तो उसमें सेक का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा का अपरिभाषित हो जाएगा। जहां पे भी 0 आएगा उसका उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए। ये कैसे निकालते हैं वो देखिए, 0/4 अंडर रूट में, फिर 1/4, फिर अंडर रूट 2/4, फिर अंडर रूट 3/4, फिर अंडर रूट 4/4। इस प्रकार से इसका मान निकलता है। सिंपल सा है, याद रखने का तरीका, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब कैसे निकालते हैं, 0/1 0/4 है तो 0 को आपने 4 से भाग करना है, आप नहीं कर पाएंगे तो इसका मान क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये आ गया आपका साइन 0 का मान, ये 0 डिग्री। अब ये साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1/2। ये कैसे आएगा, अब ये आ गया आपका 1/4। कैसे करेंगे हम, अब 1/4 है। अब देखो 1 को हम जितनी मर्जी बार गुणा करें 1 ही रहेगा, ठीक है जी। अब बटे में है क्या, 4 को हम क्या करेंगे, 2 गुणा के 2। अब 2 गुणा के 2, तो इन 2 अंडर रूट की संख्याएं जब आपस में गुणा होती हैं तो वो एक प्योर बन जाएगा। इसी प्रकार से 2 वर्गमूल, यहाँ पे 2 गुणा के 2 वर्गमूल में थे तो उनका एक प्योर 2 बन जाएगा। तो ये आ गया 1/2। तो ये आ गया आपका साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब आते हैं अगले पे। अगला क्या है हमारा 45 डिग्री, वो है हमारा 2/4, अंडर रूट 2/4। अब अंडर रूट 2/4 का क्या हो जाएगा, देखो 2 से 4 काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये अंडर रूट में ही है। फिर वही बात, 1 जो होता है 1 को तो जितनी मर्जी बार गुणा कर दो वो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का 2 ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो 1 तो प्योर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 प्योर, लेकिन 2 अंडर रूट में ही यानी वर्गमूल में ही रहेगा। तो 1/2। तो यह आ गया आपका 45 डिग्री का मान 1/√2। इसी प्रकार से अगला है हमारा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो ये आ गया हमारा, पहले हमने निकाला ये 2/4, पहले 1/4, 2/4, अब निकालेंगे 3/4, तो √3/4। अब देखो 3 के फैक्टर तो होंगे नहीं, 3 तो ऐसे ही रहेगा, तो √3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बटे में जो 4 है इसको 2 गुणा के 2 हो जाएगा, तो ये √2 का एक प्योर 2 बन जाएगा। ये √3 तो ऐसा ही रहेगा, और ये जो 2 गुणा के 2 है इसका एक प्योर 2 बन जाएगा, तो √3/2। तो यह आ गया √3/2 60 डिग्री का मान। फिर है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में क्या आ जाएगा, 3/4 हो गया, अब 4/4 आएगा, √4/4, 4 से 4 कट गया, 1/1 बराबर √1। तो 1 को जितनी मर्जी बार गुणा करोगे आप 1 ही आएगा, तो दैट इज 1। तो यह आ गया 90 डिग्री का मान 1। यहाँ पे 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 30 डिग्री, ये 0 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। उल्टा करेंगे तो लाइन जब साइन ये 0 डिग्री वाला 90 में हो जाएगा, उसके बाद 30 वाला आ जाएगा 60 में, 45 वाला 45 ही रहेगा, ठीक है ना। तो यूं सीधी लाइन चलेगी, फिर ये लाइन को उल्टा कर दो, फिर साइन बटे कॉस कर दो, इसको बटे कर दो, तो वो टैन निकल आएगा। टैन निकल गया तो अब उल्टा कर दीजिए सबको, 0 है तो 0 का अपरिभाषित हो जाएगा, 1/2 है तो उसका उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो उसका √2/1 हो जाएगा। तो बटे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला आ जाएगा √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 है, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा।
तो इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। तो ये है इसका निकालने का तरीका। तो ये फॉर्मूले हैं जिससे कि हम आगे सवालों को करेंगे। तो अभी हमने आपको सवाल नहीं कराया एक भी, सिर्फ समझाया है। अब सवाल बहुत आपको आसान लगेंगे। जब आपको नियम पता है तो आप सवाल कर सकते हैं, और वो हम आपको सवाल करके दिखाएंगे। अब इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो गया ये। और थोड़ा हमने जो बताया था कि जो ये हमने बता आपको कि CBSE और ओपन वाले जो कर रहे वो उनकी क्या कमियां हैं, क्यों बच्चे नहीं समझ पाते उन सवालों को, आखिर क्या कमी है। आखिर वो इतना बजट होता है, सरकार इतना पैसा खर्च करती है, लेकिन फिर भी वो कामयाब क्यों नहीं है। अब आपको बताते हैं। उनकी बहुत छोटी छोटी कमियां होती हैं, और वो उन कमियों को नहीं ढूंढ पाते, उनको समझ नहीं पाते। एक्चुअली वो सोचते कि छोटा बच्चे, ये बच्चे जो 10th क्लास के, वो हमारी तरह सोचेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनका सोचने का स्टैंडर्ड अलग होता है। अब वो क्या करते हैं, अब वो देखिए। तो पहले एपिसोड में हमने आपको ये बता दिया त्रिकोणमिति के कि त्रिकोणमिति होता क्या है, और इसके क्या रूप हैं, और कौन कौन से इसमें फॉर्मूले बनते हैं, कैसे बनते हैं, और इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल पेपर में आते हैं, वो हर प्रकार के सवाल मैं आपको दूसरे एपिसोड में सवाल करके दिखाऊंगा। फॉर्मूले मैंने इस एपिसोड में सब आपको बता दिए हैं। बस यही फॉर्मूले अडॉप्ट करने आपने, और मैं इन्हीं फॉर्मूलों का हवाला दूंगा, और उसके बाद आपने ये सारे सवाल इसके जो त्रिकोणमिति के हैं ये करने हैं। अब आते हैं हम उस बात पर कि ये किस प्रकार से CBSE वाले या ओपन वाले जो पढ़ाते तो बच्चे क्यों नहीं समझ पाते, क्या कमियां वो छोड़ देते हैं उस पर। आज से 12 साल पहले मैंने CBSE में जा कर के शिकायत की, और उनको लिख के दिया शिकायत एवं सुझाव, ये लिख के दिया था इनको। और ये आपका दिया 26, ये आपका हमने लिखा था ये 24 दिसंबर को, और वहाँ जमा कराया था हमने ये 26 दिसंबर को। ये आ गया 26 दिसंबर ऊपर, और यहाँ पर उन्होंने रिसीव कराया इसको। पहले तो वो रिसीव ही नहीं कर रहे थे, सीधा कहते हैं यहाँ फेंक जाओ और ले जाओ चले जाओ। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, हम आपको जब कमी बताने आए हैं आपकी, तो आपको वो कमी सुननी पड़ेगी, हमसे लिखित में लेना पड़ेगा, हम उसको लिखित में लेंगे। तो लिखित में लेटर दे रहे ना, तो क्या उन्होंने कहा नहीं, हम तो यहाँ ही रख दीजिए। तो हम समझ गए कि ये तो टाल मटोल करेंगे, इनके बस की नहीं है सवाल सुनवाई करना। सर ये हमने 12 साल हो गए मुझे, अभी तक इनका जवाब नहीं आया। फिर मैंने इनको कहा कि आपने नीचे मेरी डिग्री नहीं देखी। मैंने कहा एक बार डिग्री भी देख लो। तो ये मेरी डिग्री देखी उन्हें, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो वो समझ गया भाई ये तो मीडिया का बंदा है, तो भैया इसको तो आप ले लो, नहीं तो ये फिर हमारी यहीं से शिकायत करेगा कि ये देखो लेटर तक नहीं ले रहे। तब उन्होंने जा कर के इसको स्टैंप लगवाई, बोला ठीक है वहाँ से आप स्टैंप लगवा दो, और तब जा कर के हमने स्टैंप ली। लेकिन आज तक इनका जवाब नहीं आया। अब हमने सवाल क्या भेजा था इनको, अब वो देखिए। हमने इनको लिखा था कि जी सविनय निवेदन यह है कि आप कक्षा 10वीं और 11वीं की गणित की किताब में लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का पाठ शामिल करें, क्योंकि छात्र जब 11वीं कक्षा में साइंस लेते हैं तो भौतिकी और रसायन विज्ञान में अनेक स्थानों पर लॉगरिथम का प्रयोग किया जाता है, जिसे छात्र समझने में असमर्थ हैं। न तो 10वीं में मैथ में उन्होंने समझा, न 11वीं की मैथ में लॉग एंटी लॉग है। फिर बच्चे सवाल कैसे करेंगे, तुमने सीधा हल करके दिखा दिया लो जी एंटी लॉग से हुआ। तो मैंने कहा इसको आप डालिए, लॉग एंटी लॉग का एक चैप्टर बनाइए, और उसमें डालिए कि इसको जोड़ते कैसे, घटा कैसे करते, गुणा कैसे करते और भाग कैसे करते हैं। क्योंकि वाकई बात सही, अगर हम ये कहेंगे भाई 25 की घात 618 है, तो 25 को 618 बार कौन गुणा करेगा, नहीं कर सकता। तो वो लॉगरिथम से ही किया जाता है। लेकिन उनको समझाना चाहिए ना कि भाई इसको ऐसे किया जाता है। अब आप साइंस के बच्चे तो आप इसको ऐसे कीजिए। ना तो उन्होंने मैथमेटिक्स में की किताब में दिया 11th में, ना 10th में दिया। अच्छा कभी कभी बीच में बहुत पहले या मैंने देखा उसकी
ये बिहार की किताबों में, बिहार बोर्ड की, तो उसमें था, और दिल्ली बोर्ड में भी बहुत पहले था, लेकिन उन्होंने हटा दिया सीबीएसई वालों ने। फिर अब ये लेके आ गए, तो ये वो हटा दिया लोगों ने, लॉग एंटी लॉग। तो इसको जोड़ने के लिए कहा, और अभी तक नहीं जोड़ा इन्होंने, अभी भी सवाल दे रहे हैं वो। मतलब बच्चे को आप शुरू से पढ़ा रहे हैं तो स्टेप वाइज स्टेप पढ़ाइए, ये कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूँ। आप अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे को बीच में छोड़िए मत, फिर बच्चा कंफ्यूज आता है, क्या जरूरत पड़ी है बच्चे को, बच्चा ट्यूशन जाए। अब आप इतने लोग पढ़ा रहे हैं, इतनी सीबीएसई किताबें छाप रखी है आपने, क्या फ़ायदा इनका? तो इनका फ़ायदा तब होगा जब आप बच्चे को सिस्टमैटिकली पढ़ाएं। इन्होंने एक छोटा सा रूल नहीं बनाया, एक छोटा सा रूल होता है अलजेब्रा में, ये इन्होंने 6ठी से और 10वीं तक कहीं भी नहीं दिया। और यूँ समझ लीजिए कि 6ठी 7वीं 8वीं के बाद लगभग हर सवाल में वो रूल अप्लाई होता है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया उसको। क्या है वो रूल? मैंने उसको बनाया और अपने नाम से उसको मैं लिखता हूँ जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उसको हम कहते हैं जीपी शर्मा रूल। जीपी शर्मा रूल। अब क्या है जीपी शर्मा रूल? देखिए, अगर दो संख्याएं, अगर कोई संख्या पॉजिटिव है, मान लो एक पॉजिटिव 6 है, एक पॉजिटिव 7 है, तो ये कितने हो जाएंगे? पॉजिटिव के 13, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव के 13 हो गए। इसी प्रकार से अगर प्लस की माइनस के 6 हैं और माइनस के 7 है, तो कितने हो जाएंगे? 6 7 13, और चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का, क्योंकि दोनों संख्या माइनस हैं। तो ये 6 रुपये आपके पास पहले से कर्जा था, 7 रुपये और कर्जा हो गया, तो आपके पास कुल कर्जा हो गए 13 रुपये। आपके पास 6 रुपये हैं पहले से, 7 रुपये आपके पास और आ गए, प्लस हो गए, आपके बैंक में जमा हो गए, तो आपके बैंक में हो गए 13 रुपये। अगर आपके पास पहले से 6 रुपये कर्जा है, 7 रुपये आपने और कर्जा ले लिया, तो आपके पास कर्जा हो गया 13 रुपये। अब आता है सवाल कि एक संख्या अगर प्लस की है और एक संख्या माइनस की है तो क्या होगा? यानी एक संख्या माइनस की है तो एक प्लस की है, तो बच्चे अब इसको नहीं समझ पाते। तो इसको हम कहते हैं जीपी शर्मा रूल। इसके अंदर हम बच्चों को क्या समझाते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए। 7 में से 6 गया, कितने बचेंगे? 1। अब ये 1 प्लस का होगा या माइनस का होगा? तो बड़ी संख्या देखिए, बड़ी संख्या 7 प्लस की है, तो यहां पर भी ये प्लस का ही होगा, तो प्लस का 1 होगा, तो इसको +1 लिखिए, या सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, या 1 लिख दीजिए। अगर संख्या हमारी 6 प्लस की है मान लो, और माइनस के 7 है, संख्या अब बड़ी 7 की माइनस में हो गई, तो अब भी हम वही रूल लगाएंगे, जीपी शर्मा रूल, कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए। 7 में से 6 गए, बचेंगे 1, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो ये हो गया -1। तो ये हमारा जीपी शर्मा रूल है, और इसके आधार पर हम बच्चों को ये सवाल कराते हैं। तो जीपी शर्मा रूल क्यों कहता हूं बच्चों को? क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक इस रूल को डिफाइन नहीं कर पाई, कहीं किसी किताब में दिया नहीं उन्होंने इस रूल को, कि भाई बच्चे इसको कैसे समझेंगे, इसलिए हम इसे जीपी शर्मा रूल कहते हैं। और ये क्या होता है, एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं। और तो क्या है, जब एक संख्या प्लस हो और एक संख्या माइनस हो, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे। ये है आपका जीपी शर्मा रूल। तो ये था हमारी शिकायत, और उन्होंने अभी भी इस पर भी कोई अमल नहीं किया। तो भैया, जब तक ये इस रूल को किसी किताब में नहीं डालते, पहली से और 12वीं तक की, मेनली 6ठी से स्टार्ट हो गए, तो 6ठी से ऊपर, क्योंकि 6ठी से छोटी क्लासों में तो ये आपका बीजगणित चलती है नहीं, तो अलजेब्रा जो है वो आपका आता है 6ठी से ऊपर। तो उसमें किताब में एक रूल बना के डालें कि भाई ये ऐसे होता है, तब बच्चे समझेंगे। अब बच्चे को समझाओगे नहीं, और हर सवाल में इस रूल की जरूरत पड़ती है, लगभग हर सवाल में जरूरत पड़ेगी। तो आज का जो वीडियो बनाया मैंने, ये बहुत बड़ा बन गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब इसके जो प्रयोग करने हमने, वो दूसरे में हम आपको करवाएंगे। जितने भी लगभग जो पेपर में आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
वो एक एक करके इसमें करवाएंगे। आप इसका दूसरा एडिशन ज़रूर देखना त्रिकोणमिति का। तो आपके लिए, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।